हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच रिव्यू प्ले। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम ब्रह्मयुगम है। ये मूवी मलयालम बुक पर बेस्ड है। ये मूवी ऐसे युग के बारे में बताती है जो कि कलयुग से भी बुरा है और जहां हमेशा शैतान ही जीतता है। शैतान से याद आया, मैं ऑलरेडी बस मूवी का एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर हिंदी में कर चुका हूँ और शैतान मूवी उसी का रीमेक है। अब बात करें ब्रह्मयुगम की तो ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है और ये थुम्बड़ कंटारा जैसी वाइब देती है। मूवी 17वीं शताब्दी में साउथ मालाबार के जंगलों पर बेस्ड है। पहले सीन में एक घना जंगल दिखाया जाता है जहां दो इंसान हैं जिनका नाम कोरन और थेवन है। इन लोगों को नदी के उस पार जाना है। ऐसा लगता है वो लोग किसी चीज से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। वो आज रात को नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए जंगल में ही विश्राम करने का मन बनाते हैं। आधी रात को थेवन की आंख खुलती है लेकिन उसे कोरन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। कुछ देर ढूंढने पर उसे कोरन दिखाई पड़ता है जो एक लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। ये लड़की यक्षिणी होती है, इसने कपड़े भी नहीं पहने होते। थेवन कोरन को जगाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आता। अब यक्षिणी के डर से थेवन भाग जाता है। हम आगे देखते हैं कि कोरन और यक्षिणी के बीच इंटीमेट सीन होता है कि तभी यक्षिणी कोरन को मारकर उसका खून पी जाती है। वो दूसरी तरफ थेवन अभी भी जंगल में भूखा प्यासा रास्ता ढूंढ रहा था। वो ऐसे ही भटकता हुआ एक बड़े पुराने मैंशन के पास पहुंचता है। वो मैंशन के अंदर जाता है और वहां एक नारियल देख उसे खाने लगता है कि तभी एक आदमी आकर उसको रोकता है और साथ में मैंशन का मालिक भी वहां आ जाता है जिसका नाम कोडमपुट्टी है। और जो आदमी थेवन को नारियल खाने से रोक रहा था वो कोडमपुट्टी का रसोइया था। थेवन यहाँ सफाई देता है कि वो भूखा था इसलिए नारियल खाने लगा और पूछने पर बताता है कि वो एक पानंद है। पुराने समय में पानंद वो लोग होते हैं जो राजा के दरबार में गाना बजाना, संगीत सुनाना आदि काम करते थे। कोडमपुट्टी थेवन को एक गाना सुनाने को कहता है। थेवन गाना गाने लगता है और पुट्टी को उसका गाना पसंद आता है। वो थेवन को यहाँ रहने की इजाजत दे देता है और साथ में खाना पीना भी ऑफर करता है। हम यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि कोडमपुट्टी एक ब्राह्मण है और थेवन और कुक उसके सामने सिर झुकाए खड़े हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर जाति पाति को पॉइंट आउट किया गया है। अब रसोइया थेवन को उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि मजेनी लाइफ जियो भाई, पर कभी इस मैंशन के साउथ हिस्से में मत जाना वरना जान से जाओगे। रसोइया कहता है कि इस मैंशन के राज को सुलझाने की कोशिश थेवन कभी ना करे। अब रात को थेवन भर पेट खाना खाता है और कोडमपुट्टी को गाना सुनाता है और खाने और रहने की जगह के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है। इस पर पुट्टी नाराज हो जाता है और कहता है कि थेवन को खाना उसने दिया है ना कि भगवान ने। इस पर थेवन अपने मास्टर पुट्टी से माफी मांगता है क्योंकि वो पुट्टी को नाराज नहीं करना चाहता था। अब रात को थेवन रसोइये को देखता है जो एक थाली खाना किसी के लिए ले जा रहा था। ये बात थेवन को अजीब लगती है क्योंकि मैंशन में उसे मिलाकर 3 ही लोग थे। अब थेवन घूमते हुए मैंशन के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां पर काफी सारी कब्र खोद रखी है, मतलब कि काफी सारे लोगों को मारकर गाड़ा हुआ है। इससे डर के थेवन वापस आ जाता है और उसे ऊपर से अजीब आवाजें आने लगती है। तब थेवन ऊपर जाकर देखता है तो उसको वहां खाना पड़ा मिलता है और एक जंजीर से कोई बंधाव पड़ा था। जैसे ही वह जंजीर की आवाज उसके पास आने लगती है तब थेवन डर के मारे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन थेवन पुट्टी को एक बोर्ड गेम खेलते हुए देखता है। ये एक प्रकार का जुए वाला गेम था जिसमें दोनों खिलाड़ी कुछ दांव पर लगाते हैं और जीतने वाला सब ले जाता है। पुट्टी अब थेवन को पासे देकर उसे खेलने को कहता है पर थेवन कहता है कि उसके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर पुट्टी कहता है कि उसके पास सबसे कीमती चीज है उसका समय जो वो दांव पर लगा सकता है। अगर थेवन गेम जीतता है तो वो मैंशन से जा सकता है, लेकिन अगर हारा तो उसे पूरी उम्र मैंशन में रहकर पुट्टी की सेवा करनी पड़ेगी। इस पर थेवन कहता है कि वो अपनी आजादी दांव पर नहीं लगा सकता और जैसे ही पासे पुट्टी को देने लगता है पुट्टी हाथ पीछे कर लेता है जिससे पासे बोर्ड पर गिर जाते हैं और थेवन को ना चाहते हुए भी गेम खेलना पड़ता है। गेम बहुत देर तक चलता है। अब आखिरी में पुट्टी को जीतने के लिए दोनों पासों में 6 चाहिए। जैसे ही वो पासे फेंकता है एक पासे में 6 आ जाता है और जैसे ही थेवन के पलक झपकते ही दोनों पासों में 6 दिखाई पड़ता है। अब पुट्टी ये गेम जीत जाता है। अब थेवन को पूरी उम्र उसका गुलाम बनके रहना पड़ेगा। थेवन अब गेम के बाद रसोइये से जाकर बात करता है तो वो रसोइया बताता है कि तुम पुट्टी की बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करना। वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। तुम्हें जल्द ही उसका असली चेहरा देखने को मिलेगा। रात को जब थेवन खाना खा रहा होता है तो पुट्टी अचानक थेवन की पास्ट लाइफ के बारे में बात करने लगता है कि कैसे वो पहले स्लेव था और उसे बेच दिया गया। वो उसकी माँ के बारे में भी बात करता है। थेवन ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसने अब तक पुट्टी को नहीं बताया था। ये सब बातों से ऐसा लग रहा था पुट्टी को थेवन के बारे में सब पता है। फिर वो थेवन से पूछता है कि आज रसोइया मेरे बारे में क्या
कह रहा था। इस पर थेवन बात टालने की कोशिश करता है। इस पर पुट्टी कहता है कि रसोइया ऐसा ही है, पिछले सेवक को भी उसने भड़काया था और जब सेवक ने पुट्टी से अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उसे मरवा के पीछे दबवा दिया। ये सुनकर थेवन की फट जाती है। अब पुट्टी रसोइये के पास जाकर उसे बहुत सुनाता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है औकात में रहे। और उस टाइम पूरा मेंशन पुट्टी के गुस्से से हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। पुट्टी उसे कुछ देर तड़पाकर छोड़ देता है। ये देख थेवन भी समझ गया था पुट्टी कोई आम इंसान नहीं है। पुट्टी से इतनी बेइज्जती के बाद रसोइया अब नहाकर आता है तो थेवन पूछता है ये सब क्या था रसोइया भाई। तब रसोइया उसको पुट्टी की कहानी सुनाता है। पुट्टी के पूर्वज बड़े विद्वानी थे, उन्होंने वराई माता की भक्ति की। देवी ने खुश होकर उन्हें एक बॉक्स दिया जिसमें एक पिशाच था और कहा कि ये पिशाच तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच का नाम छट्टन था। पुट्टी के परिवार वाले छट्टन को बहुत तड़पाते और उसे सारा काम निकलवाते थे। एक दिन छट्टन ने परेशान होकर मालिक से कहा कि वो उसके मुंह में देखेगा तो उसे पाताल लोक दिखाई देगा। और जैसे ही मालिक ने पिशाच के मुंह में देखा, छट्टन ने उसकी आत्मा को निगल लिया। ऐसा ही एक एक कर छट्टन ने पूरे परिवार को निगल गया। बहुत से विद्वान छट्टन को पकड़ने आए पर कोई भी सफल नहीं हो सका। फिर एक दिन पुट्टी इस मेंशन में आया और तब से वो यहीं रहता है। शायद पुट्टी ने ही छट्टन को कैद किया है। अब अगले सीन में थेवन देखता है कि पुट्टी और यक्षिणी संभोग कर रहे हैं। जैसे ही यक्षिणी थेवन को देखती है वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन थेवन रसोइये को आकर उसके साथ यहाँ से भागने को कहता है पर रसोइया उसकी बातें अनसुनी कर देता है। रात को जब पुट्टी थेवन से बातें करता है तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है और जब भी ऐसा होता है तो पुट्टी अपने सेवक को जान से मार देता है। थेवन उससे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। इस पर पुट्टी कहता है इतनी बारिश में कैसे जाओगे, और अचानक बारिश होने लगती है। उसके बाद थेवन रसोइये को बताता है कि ये बाली उसको उसकी माँ ने दी थी, उसे जल्द यहाँ से जाना होगा, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। और थेवन ये बात कहकर सोने चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेंशन में जो भी रहने आता है उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो अपना पास्ट भूलने लगता है। शायद इसलिए रसोइये को अभी कुछ बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया। अगले दिन सुबह थेवन सपने में एक डरावने राक्षस को देखता है जो शायद छट्टन था। सुबह थेवन रसोइये को देखता है जो एक गड्ढा खोद रहा था। थेवन को लगता है कि अब मरने की अगली बारी उसकी है, इसलिए वो अपने कपड़े लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मेंशन के गेट तक पहुंचते ही उसको खून की उल्टियां होने लगती है और बहुत खराब हालत में थेवन वापिस मेंशन के अंदर आ जाता है। इस पर पुट्टी कहता है कि बिना उसकी इजाजत के कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। थेवन इस पर उसे पैरों में गिरकर माफी मांगता है। अब रसोइया थेवन को ऊपर ले जाकर एक लाश दिखाता है। वो लाश पुट्टी की थी और ये देखकर थेवन को सारी बात समझ में आ जाती है। पुट्टी के रूप में और कोई नहीं बल्कि छट्टन पिशाच रह रहा था, तभी उसके पास इतनी सारी पावर है, वो दूर से लोगों को सुन सकता है। ये दोनों पुट्टी की लाश को आकर उस गड्ढे में दबा देते हैं। इसके बाद रसोइया बताता है कि अब उनके बचने का एक ही उपाय है। इस मेंशन के तहखाने में एक दिया हमेशा जलता रहता है। अगर वो दिया हम बुझा दें तो छट्टन की शक्तियां कम हो जाएंगी और हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि वो तहखाना बंद है और उसकी चाबी छट्टन के पास रहती है। तो थेवन को अब चाबी ढूंढने का काम करना था। अगले दिन वो छट्टन के पास जाकर कहता है कि वो पासे वाला गेम फिर से खेलना चाहता है, लेकिन उसे इस बार दांव पर एक कीमती चाबी लगानी है। ये सुनते ही छट्टन को कुछ अचंबा होता है और वो अपनी कमर के पास हाथ मारता है, जिससे पुट्टी को समझ आ जाता है कि छट्टन चाबी कमर के पास रखता है। और वो बात बदलते हुए कहता है कि वो तो अपनी आजादी की चाबी की बात कर रहा था। अब रसोइया और थेवन प्लान बनाते हैं कि वो रात को ढेर सारी दारू छट्टन को पिला देंगे और जब वो सो जाएगा तो चुपके से उसकी चाबी छीन लेंगे। लेकिन इसी बीच छट्टन रसोई में आकर रसोइये का गला घोट देता है क्योंकि उसने थेवन को उसकी दारू पिलाई थी। अब रसोइये के माफी मांगने पर छट्टन उसको छोड़ देता है। रात को थेवन छट्टन को गाना सुनाता है और बहुत ज्यादा शराब पिलाता है। जब छट्टन गहरी नींद में होता है तो थेवन छट्टन के कमर से चाबी लेने की कोशिश करता है और तभी छट्टन की नींद टूट जाती है और वो थेवन को मारने बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, पुट्टी और छट्टन अब एक ही आदमी है, इसलिए अब हम उसको बार बार छट्टन कहकर बुला रहे हैं। वो थेवन को पकड़ लेता है और थेवन को उसके मुंह के अंदर देखने को कहता है ताकि वो उसके आत्मा को खींच सके, पर तभी एकदम से छट्टन पीछे हो जाता है और हमें यहाँ मूवी का मेन ट्विस्ट दिखाया जाता है कि कैसे रसोइये ने पहले ही छट्टन की कमर से चाबी निकाल ली थी और उसने ये प्लान थेवन को भी नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि छट्टन को पूरे मेंशन की बातें सुनाई देती है। रसोइया अब तहखाने में जाकर दिया बुझा देता है जिससे छट्टन की शक्तियां कम हो जाती है और वो गायब हो जाता है। अब रसोइया थेवन से कहता है कि उन्हें किसी तरह छट्टन को पकड़कर उसी बॉक्स में कैद करना है और ये सब उन्हें सूर्य उदय होने से पहले करना होगा। वो लोग अब छट्टन को ढूंढने लगते हैं। छट्टन उन दोनों के सामने आकर ऐसी उकसाने वाली बातें करता है जिससे वो दोनों लड़े या फिर उसकी बातों में फंस जाए।
छट्टन रसोइये को नीच जाति का कहता है और हमें यहाँ पता चलता है कि रसोइया पुट्टी का बेटा था जो एक नीच जाति की औरत के साथ संभोग करने से जन्मा था। इसका मतलब रसोइया भी ब्राह्मण वंश से था। अगले सीन में थेवन और रसोइया छट्टन से लड़ते हुए उसे चाकू मारकर घायल कर देते हैं। तभी छट्टन दोनों को धक्का देकर गायब हो जाता है। अब थेवन और रसोइया दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हैं। थेवन जहाँ खड़ा था वहां की दीवारें अपने आप बंद होने लगती है और रसोइये के पैरों के नीचे की जमीन घूम जाती है जिससे वो गिरकर घायल हो जाता है। अब इन दोनों के सामने छट्टन आता है। थेवन को लगता है कि वो मरने वाला है, पर रसोइया कुछ मंत्र पढ़कर दोनों की जान बचा लेता है। वो दोनों छट्टन को जला देते हैं जिससे आग पूरे मेंशन में फैल जाती है और कुछ ही समय में छट्टन का पूरा शरीर जल जाता है और उसके अंदर से एक डरावना राक्षस निकलता है जो शायद छट्टन का असली रूप था, जो अब उन दोनों से डरकर छुप रहा था। जिस अंगूठी से छट्टन का मालिक बना जा सकता है वो अंगूठी रसोइया पहनने की कोशिश करता है, पर थेवन कहता है कि रुको रसोइया भाई, तुम ये अंगूठी मत पहनो, क्योंकि जो भी ये अंगूठी पहनता है उसका बर्ताव अलग सा हो जाता है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। अंगूठी रसोइये के हाथों से गिर जाती है और उसी समय वो मेंशन भी धड़ाम से गिर जाता है। थेवन और रसोइया उसी में दब जाते हैं। हम अब अगले सीन में देखते हैं थेवन मेंशन से बाहर निकल रहा है। इस बार उसे खून की उल्टियां भी नहीं होती। तब पीछे से रसोइया उसे पकड़ता है और क्योंकि उसे थेवन से वो अंगूठी चाहिए थी। रसोइया देखता है कि थेवन का बर्ताव कुछ बदल चुका है और उसके कान की बाली भी बाएं हिस्से में आ गई है। फिर हम देखते हैं कि असली थेवन तो मेंशन में दबकर मर गया है। ये आदमी अब छट्टन है जिसने थेवन का रूप ले लिया है। अब रसोइया वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। तब उसे कुछ सैनिक नदी में गोली मार देते हैं जो शायद वहां शिकार करने आए थे। उसके बाद थेवन यहाँ आकर वो अंगूठी पहन लेता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी के सार की बात करें तो छट्टन और यक्षिणी कलयुग का रूप है। हम देखते हैं यक्षिणी और छट्टन संभोग करते हैं तो वो मिले हुए थे। इसमें यक्षिणी कोरन को अपना शिकार बनाती है जो मूवी के पहले सीन में दिखाया गया है और थेवन को छट्टन के पास भेज देती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 है। मैं इस मूवी को 9 रेटिंग दूंगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे आपको ये मूवी कैसी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका 1 सेकंड लगेगा और मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।